अध्याय 2। ऑक्सफोर्ड में हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। सभा उपदेशक 3 का 1। 18 और 25 वर्ष की आयु के बीच में साधारणतया किसी नवयुवक को अपने जीवन यापन का निर्णय कर लेना चाहिए। कभी कभी यह निर्णय कि वह अपनी जीविका कहाँ और कैसे चलाएगा, इसका निर्धारण समय 20 से 30 वर्ष की आयु में तो अवश्य ही हो जाता है। जॉन वेस्ली ने जिस समय चार्टर हाउस लंदन से निकलकर जब ऑक्सफोर्ड में प्रवेश लिया तो उनकी आयु 17 वर्ष की थी। आगामी 15 वर्षों में उसका अधिकांश जीवन यहाँ एक छात्र या अध्यापक के रूप में बीता और इसी बीच उन्होंने एक सुसमाचार प्रचारक बनने का भी निर्णय लिया। यही विश्वविद्यालय प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड क्लब अथवा होली क्लब का स्थापना स्थल बना। इसी क्लब के माध्यम से जॉन वेस्ली अथवा उनके सहयोगी सदस्यों ने अपने जीवन के कुछ ऐसे नियमों का आधारशिला रखा जिसकी विशेषताओं के कारण उसे तथा उसके सहयोगी प्रचारकों को पहली बार मेथोडिस्ट नाम से अलंकृत किया गया। उन दिनों ऑक्सफोर्ड की स्थिति अच्छी नहीं थी। एक प्रसिद्ध इतिहासकार के अनुसार वेस्ली के समय वहां व्याप्त अव्यवस्था के कारण स्कूल स्तर बहुत नीचे गिर गया था। अध्यापकों एवं छात्रों का अधिकतर समय आवारागर्दी तथा रंगरलियों में व्यतीत होता था। विश्वविद्यालय के इतने अस्वस्थ वातावरण के बाद भी वेस्ली ने स्वयं को इतना अनुशासित कर लिया था कि उसका शिक्षण कार्य प्रभावित ना हो। उसने अपनी मां के साथ घुटनों पर अपने समय का सदुपयोग सीखा था और चार्टर हाउस में अपने अध्ययन काल के समय उसने अपने इस अनुशासन को बनाए रखा था। अच्छे अध्यापकों के अभाव के कारण निजी स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना कर वो अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करता। अपने अध्ययन और पाठ्यक्रम की रूपरेखा उसने स्वयं तैयार की थी। छात्र के रूप में वेस्ली ने इतनी सम्मानपूर्ण ख्याति अर्जित कर ली थी कि ऑक्सफोर्ड में केवल 6 वर्ष के अध्ययन काल में, जब वह केवल 25 वर्ष का था, उसे फेलो ऑफ लिंकन कॉलेज की उपाधि से अलंकृत कर लिया गया था। उन दिनों वेस्ली का स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण चिंता का विषय बना हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि बाहर प्रचार करने के कारण उन्हें नाक से खून बहने की शिकायत रहती, मगर उसे लंबा जीवन दान मिला था। वह संभवतः अपने भाई सैमुअल की तरह ही शीघ्र मर जाता यदि उसने एक स्थान पर रहकर अध्यापक या पास्टर के रूप में कार्य करने का निर्णय लिया होता। ऑक्सफोर्ड में 5 वर्ष उपरांत वेस्ली के सम्मुख अपने जीवन कार्य के विषय गंभीरता से विचार करने की समस्या थी। अपने पिता, दादा और परदादा के प्रचारक होने के कारण उसके लिए अत्यंत स्वाभाविक था कि वह भी प्रभु सेवा के कार्य के प्रति विचार करता, परंतु दूसरी और अन्य प्रभाव भी उसके सामने थे। उन अन्य प्रभावों को वेस्ली ने अपने शब्दों में इस प्रकार वर्णन किया है। लगभग 22 वर्ष की अवस्था में मेरे पिता ने मुझे पवित्र व्यवस्था में प्रवेश हेतु आग्रह किया, परंतु उसी समय ईश्वरीय नियति से मुझे कैंपस के क्रिश्चियन पैटर्न को अपनाने का संकेत मिल रहा था। शीघ्र ही मैंने अनुभव कर लिया कि सच्चा धर्म मनुष्य के हृदय से संबंधित है और यह कि परमेश्वर के नियम हमारे समस्त विचारों, शब्दों एवं कार्यों में व्याप्त है। इसी विषय पर एक धार्मिक मित्र के साथ मेरी भेंट, मेरी बातचीत ने मेरे सारे दृष्टिकोण को बदल दिया और गंभीरता से एक नए जीवन की ओर मैं अग्रसर होने लगा। प्रभु के सेवक के रूप में कार्य करने का निर्णय कर लेने के उपरांत वेस्ली ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी। उसने अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया और आगे अध्ययन करने हेतु एक नियमित योजना बनाई, जिसके अनुसार रविवार के दिन उपलब्ध समय में धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, सोमवार एवं मंगलवार को यूनानी एवं लैटिन भाषाओं का अध्ययन, बुधवार को ज्ञान एवं नैतिक शास्त्र, बृहस्पतिवार को यहूदी तथा अरबी भाषा का अध्ययन, शुक्रवार को अति भौतिक शास्त्र तथा प्राकृतिक दर्शन शास्त्र और शनिवार को भाषण कला एवं कविता लिखने का अभ्यास सम्मिलित था। इन्हीं दिनों में वेस्ली ने अपनी मां को एक पत्र में लिखा था, मेरे अवकाश का समय और मैं परस्पर छुट्टी पर है। 65 वर्ष की आयु में अब वेस्ली के पिता एपवर्थ के कार्यभार को संभालने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने अपने पुत्र को ऑक्सफोर्ड से अवकाश प्राप्त कर अपनी सहायता का अनुरोध किया। वेस्ली ने शीघ्र ही एपवर्थ से लगभग 5 मील दूर रूड नामक स्थान पर स्थित चर्च में पिता के साथ उप पुरोहित के रूप में कार्यभार संभाल लिया।
कुछ वर्षों के बाद जॉन ने स्वीकार किया कि एक पुरोहित के रूप में उसे वहां अधिक सफलता नहीं मिली थी। उसके विचार से संभवतः इसका कारण पक्षाताप का प्रचार न करना था। रूट में 2 वर्षों के बाद वेस्ली को समाचार मिला कि उसे शिक्षण कार्य के लिए लिंकन कॉलेज लौटने की आवश्यकता थी, या फिर वह अपने विकल्प के रूप में किसी का प्रबंध करे जिससे अध्यापक वर्ग में उसका स्थान सुरक्षित रहे। वेस्ली ने लिंकन कॉलेज लौटने का निर्णय किया, परंतु इन 5 वर्षों में वेस्ली के पिता का स्वास्थ्य इतना गिर गया था कि उनके लिए प्रचार कार्य करना संभव नहीं था। अतः उन्होंने वेस्ली को अपने पद हेतु आवेदन देने को कहा, परंतु युवा वेस्ली के पास संभवतः अनेक ऐसे कारण थे जिनके आधार पर उसने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। ऑक्सफोर्ड में जॉन की दोबारा वापसी से प्रसिद्ध होली क्लब अस्तित्व में आया। उसके छोटे भाई चार्ल्स ने, जो इन दिनों क्राइस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड में अध्ययनरत था, अनेक समान रुचियों एवं विचारों के मित्रों को खोज लिया था जो एक साथ एकत्र होकर उत्कृष्ट साहित्य और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते थे। जॉन भी इसी समूह में सम्मिलित हो गया। अध्यापक वर्ग में होने के कारण वास्तविक ही था कि जॉन को इस समूह का अगवा माना गया। क्लब के सभी सदस्यगण प्रत्येक संध्या 6 बजे से 9 बजे तक एक जगह एकत्रित होकर कुछ सर्वोत्कृष्ट साहित्य अथवा बाइबल पढ़ा करते, दिन भर किए गए कार्य का पुनर्विवेचन करते तथा कल किए जाने वाले कार्य की योजना की रूपरेखा तैयार करते। समय समय पर सदस्यों की संख्या कम और अधिक होती रहती, परंतु दोनों वेस्ली भ्राताओं के अध्ययन काल के समय यह संख्या 6 से 25 सदस्यों के बीच बनी रही। क्लब के एक सदस्य विलियम मॉर्गन ने एक बार वेस्ली भ्राताओं से बंदी गृह में किसी व्यक्ति से की गई अपनी भेंट में सहभागिता की मांग की। उसके विचार से इस प्रकार की भेंट बंदियों के लिए अत्यंत लाभप्रद थी। वह निरंतर इसका आग्रह करता रहा और एक दिन जॉन तथा चार्ल्स उसके साथ बंदी गृह गए। उसके बाद उन्होंने वहां सप्ताह में 2 बार जाने के साथ साथ बीमारों और निर्धन बच्चों की देखरेख और रखरखाव के कार्यक्रम बनाए। उत्कृष्ट साहित्य तथा धर्म अध्ययन के विचार से स्थापित किया गया यह क्लब अब एक गंभीर मोड़ पर था। अब सदस्यों ने 3 बार जोर से प्रार्थना करने और हर घंटे खामोशी से प्रार्थना करने का कार्यक्रम बनाया था। अब न केवल प्रार्थना करते थे परंतु उपवास रखते, बीमारों तथा निर्धनों से भेंट करते, चर्च में नियमित रूप से आराधनाओं में भाग लेते और चर्च के किसी भी कार्य को करने हेतु सदैव तैयार रहते थे। विद्यालय के अधिकारियों की ओर से क्लब के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी, परंतु वेस्ली द्वारा अपनी मां को लिखे गए एक पत्र के अनुसार यहाँ की समस्या समय, धन तथा संगति में अकेले होने की थी। ऑक्सफोर्ड के अन्य छात्र इन नवयुवकों से इस कारण क्रुद्ध थे क्योंकि उन्होंने समय का सदुपयोग करने और अधार्मिक कार्यों से अलग रहने का व्रत ले रखा था। अन्य छात्र इस समूह के सदस्यों को अब सुधार क्लब, धार्मिक क्लब, पवित्र क्लब, बाइबल सन्यासी आदि नामों से पुकारने लगे थे। परंतु इस हास्यास्पद स्थिति से एक ऐसा नाम अवश्य उभर कर आया जो वर्षों तक टिका रहा। सदस्यों के व्यवस्थित रहन सहन, सतर्क अध्ययन प्रणाली, गंभीर आचरण, धार्मिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और इन सब के विधिवत संचालन की समुचित व्यवस्था को देखकर चार्ल्स के किसी मित्र ने मजाक में टिप्पणी करते हुए कहा, यहाँ मेथोडिस्ट के एक नए संप्रदाय का जन्म हो रहा है। निसंदेह वह भूतकाल में किसी छोटे समूह के लिए प्रयोग किए जाने वाले इस नाम को दोहरा रहा था, परंतु जब यह नाम वेस्ली और उसके मित्रों के संदर्भ में प्रयोग किया गया तो यह प्रचलित हो गया। प्रारंभ में इसका प्रयोग उपहास के रूप में ही किया गया था, परंतु बाद में स्वयं जॉन वेस्ली द्वारा इसे स्वीकार किए जाने और इसे अपने अनुयायियों के लिए उचित समझ लिए जाने पर यह नाम एक सम्मानजनक रूप में मान्यता पा गया। अंताकिया में भी पहली बार जब मसीह के अनुयायियों का पहली बार मसीही कहा गया तो उन्हें यह मान्यता उस समूह से मिली थी जिनका उनके साथ कोई संबंध नहीं था। जॉन वेस्ली को होली क्लब के विरोध तथा अत्याचार के कारण आगे का मार्ग निर्धारण करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, परंतु उसने इतना अवश्य समझ लिया था
कि उसकी आलोचना का मुख्य कारण उसके द्वारा ऐसे मार्ग पर चलना था जो बहुसंख्यक समुदाय से भिन्न था। इस संबंध में उसने अपने पिता को, जो अभी एपवर्थ में थे, लिखा और उनसे परामर्श मांगी। उत्तर में पिता ने लिखा, भले काम करने में हिम्मत न हारो और ना ही पीछे मुड़कर देखो, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रतिफल एवं मुकुट तुम्हारी प्रतीक्षा में है। ऑक्सफोर्ड में अपनी फेलोशिप की अवधि में छात्रों का एक समूह उनके संरक्षण में था। छात्रों को 1 वर्ष पूरे ठहराना था और वेस्ली पर उनके आचार व्यवहार का पूरा दायित्व था। वेस्ली ने इस बात का पूरा ध्यान किया कि उन्हें प्रतिदिन रविवार के अतिरिक्त अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर प्रतिभाशाली छात्रों के साथ साथ अच्छे मसीही भी बना दे। वेस्ली के अन्य कार्यों में सार्वजनिक सभाओं की अध्यक्षता और छात्रों के विभिन्न कार्यों में भाग लेना सम्मिलित था। इन सभी कार्यक्रमों में वेस्ली ने छात्रों से अधिक स्वयं सीखने का प्रयास किया। रूट से लौटने पर वेस्ली ने और 6 वर्ष ऑक्सफोर्ड में व्यतीत किए। इस बीच उसने बड़ी दृढ़ता के साथ अपनी व्यवस्थित विधियों का स्थायीकरण किया, जो उसके भावी जीवन में सफल मार्गदर्शक हेतु आवश्यक थी। वह अब उपहास एवं अत्याचार के बीच प्रगति करना तथा झूठे आरोपों और आलोचनाओं का सामना करने की स्थिति में था। नवयुवकों के समूह के संरक्षण एवं देखरेख ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। उसका यह अनुभव बातचीत करने तथा साधारण व्यक्तियों को समझने की दिशा में अत्यंत लाभप्रद हुआ। वेस्ली के पिता एपवर्थ में 40 वर्षों का सेवा काल पूर्ण करने के पश्चात शारीरिक रूप से क्षीण एवं दुर्बल अवस्था में थे और अपने पद से मुक्त होना चाहते थे। परंतु उन्हें यह भी चिंता थी कि यदि किसी कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ने यहाँ का कार्यभार ना संभाला तो उनके वर्षों के अथक परिश्रम और बलिदान का परिणाम निरर्थक होंगे। अतः उन्होंने अपने पुत्र से इस पद हेतु आवेदन करने का आग्रह किया। परंतु किन्हीं कारणोंवश वेस्ली ने अपने पिता की इच्छा के अनुकूल निर्णय करने में असमर्थता प्रकट की और अपने पिता को इस आशय में लिखा गया उनका पत्र संभवतः सबसे कठिन पत्र था। कुछ ही दिनों बाद सैमुअल वेस्ली का देहांत हो गया। वेस्ली अब 32 वर्ष के थे। ऑक्सफोर्ड में 15 वर्ष व्यतीत करने के उपरांत अब उनमें आत्मविश्वास था और उसने निर्णय कर लिया था कि अब वह पूर्ण आत्मविश्वास एवं निष्ठा के साथ परमेश्वर के कार्य में लग जाएगा। कुछ ही समय बाद उसने जॉर्जिया में रहे अमेरिकी भारतीयों के मध्य मिशनरी होकर जाने का निर्णय कर लिया। अमेरिका में उसका यह समय थोड़ी ही अवधि का रहा और 2 वर्ष बाद वह इंग्लैंड लौट आया और यहीं उसे आत्म उद्धार का महान अनुभव का सुअवसर प्राप्त हुआ।